मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% नहीं 1000%, 1000% आप लिख लो भी नोटबुक में, ये डिट्टो क्वेश्चन आपका आएगा, एज इट इज क्वेश्चन आएगा। सबसे बेस्ट ट्रिक है कि देखो जर्मेनिया नाम है ना, जर्मेनिया में क्या आ रहा है शब्द जर्मनी, तो इसका मतलब ये जर्मनी की क्या थी, राष्ट्र प्रतीक थी, राष्ट्रीयता की प्रतीक थी, और जो ये आपकी मारियान है वो फ्रांस की थी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके हिस्ट्री के, आपका चैप्टर नंबर 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से देख लो। इसके अंदर आपके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस साल आपके 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो देख लो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है राष्ट्रवाद का उदय के जो कारण है ना, वो ये सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। इसको पढ़ लेना कि राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण हुए थे या फिर क्या क्या कारण था जिसकी वजह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ये पढ़ लेना। बाकी जो इसके नीचे एक और मेरे को टॉपिक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दिखा है वो है ये राष्ट्रवाद, जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था वो किस क्रमक के हिसाब से हुआ था, मतलब किस क्रम के हिसाब से हुआ था, कैसे हुआ था, लाइन वाइज लाइन आपको बता रखा है इसमें। और यहाँ पर आपको डेट्स दे रखी है, स्पेशली डेट्स प्लीज याद कर लेना, जितनी भी आपको डेट दे रखी है ये डेट्स अगर आपको याद हो गई तो ये एमसीक्यूज में आपके बहुत हेल्प करती है, क्योंकि एमसीक्यू में इन्हीं डेट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो अगला मेरे को यहाँ पर एक टॉपिक दिखा था वो है ये वाला कि फ्रांसीसी क्रांति में जो राष्ट्रवाद हुआ था, ये प्लीज 5 या 6 पॉइंट्स है, प्लीज इनको पढ़ लेना। और मैं जितने भी आपको चीजें बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, स्पेशली क्वेश्चन बताऊंगा मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे, ऐसे आपके टॉपिक्स होंगे जो कि इस बार आएगा ही आएगा 100%। और मैं हर एक चैप्टर का बताऊंगा, हर एक बुक का बताऊंगा, तो प्लीज पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो अगर आप हिंदी मीडियम पढ़ते हो तो प्लीज पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखना इस वीडियो को। तो देख लो यहाँ पर आपका फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद वाला ये आपका टॉपिक है, और एक यहाँ पर इसी के जस्ट नीचे ये जो एक टॉपिक है 1804 की नागरिक संहिता, या फिर कह लो नेपोलियन की जो संहिता हुई उसके जो 5 या 4 आपके पॉइंट्स है वो पढ़ लेना बस। ये देख लो, ये सब जो आपके पॉइंट्स बता रहा हूँ, सब चीजें बता रहा हूँ ना, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा, एमसीक्यू में आए या 2 नंबर में 3 नंबर में आए, आएगा ही आएगा। जो ये अगला आपका एक और पॉइंट मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट दिखा वो एक ये है कि उदारवादी जो राष्ट्रवाद हुआ था वो उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐसी थी जो कि हुई थी उस राष्ट्रवाद के अंदर। तो देख लो यहाँ पर टोटल आपके 8 चीजें दे रखी हैं, और इन 8 चीजों को आपने पढ़ लिया ना तो बस समझ लो आपका एमसीक्यू पक्का इस चैप्टर से। इन्हीं के टॉपिक के ऊपर, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपके एमसीक्यू भी आते हैं, 2 नंबर वाले भी आते हैं और 3 नंबर वाले भी आते हैं। इस चैप्टर का वेटेज बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं आपको इस चैप्टर से बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो कि आप पढ़ के जाओगे ना तो आप पूरे पूरे मार्क्स लेकर आओगे। 2024 की जो लेटेस्ट सपोर्ट मटेरियल है ना मैं उसमें से आपको बता रहा हूं, तो इसीलिए प्लीज ध्यान से सुनते रहे मेरी बात। और देख लो यहाँ मेरे को एक और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखा था इस चैप्टर से, वो है ये रहा 1815 की वेना संधि की विशेषताएं। ये आता ही आता है, इसको टिक कर लो, ये 100% आएगा। नोटबुक लेके बैठे हो, पेन लेके बैठे हो तो इसे टिक कर लो, ये 100% आएगा। 100 छोड़ो 1000% आएगा, ये 1000% आएगा, लगा लो। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वियना की संधि की क्या विशेषता हुई थी, स्पेशली 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आएगा, वो भी लिख लो। ठीक है, तो यहां पर आपका ये टॉपिक भी खत्म होता है। अगला जो आपका टॉपिक है वो है जर्मनी का एकीकरण, ये पढ़ के चल जाना। ये जर्मनी का एकीकरण और नीचे एक इटली का एकीकरण है, उन दोनों में 2 ऑप्शन आते हैं, दोनों में से कोई एक करना होता है। इसके 4 या 5 पॉइंट है, पूरा पढ़ के चल जाना। और इटली का जो एकीकरण है ये भी पढ़ लेना, इन दोनों में से कोई एक आपका आएगा, दोनों ऑप्शन में आएंगे, ऑप्शनल आएंगे, वो भी 3 मार्क्स में ही आएंगे, 3 से ना कम में आएगा ना 3 से ज्यादा में आएगा, ये भी टिक कर लो, 3 मार्क्स में आएंगे और ये दोनों क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगर आपको थोड़ा सा मीडियम वाला पेपर आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा, शर्त लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। इसके नीचे एक यहाँ पर आपको इनके जीवन परिचय दे रखा है कि जोसेफ गैरिबाल्डी कौन थे या फिर काउंट काबूर कौन थे, लेकिन जिसको आपको थोड़ा पढ़ना है वो है काउंट काबूर का। देखो क्योंकि मैं इसलिए आपको इसको बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन के आ जाता है कि इटली के एकीकरण में काउंट काबूर की क्या भूमिका थी, ऐसा क्वेश्चन बन के आता है। तो इसीलिए इनकी भूमिका को लिखने के लिए आपको इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, तो इसीलिए आप इस इनके जो जीवन परिचय है इसको थोड़ा सा 4 लाइन का ही है, पढ़ लेना। ठीक है, बाकी नीचे यहाँ पर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट और नहीं है। बाकी जो एक और इंपॉर्टेंट मेरे को दिखा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये रहा, देखो राष्ट्रवाद में उदय में महिलाओं का क्या योगदान था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% नहीं 1000% आप लिख लो भी नोटबुक में। ये डिट्टो क्वेश्चन आपका आएगा, एज इट इज क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का क्या क्या योगदान था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो भी ये 5 नंबर में भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना, 5 नंबर में भी आ सकता है। वैसे तो 3 नंबर में ज्यादा चांसेस है, लेकिन ये 5 नंबर में भी आ सकता है, और उसके लिए आपको कम से कम 7 या फिर 6 तो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इधर आपको 4 दे रखा है, बाकी आप 1-2 नेट पे से सर्च करके देख लेना, वहां से मिल जाएगा। जो अगला आपका एक टॉपिक है वो है या विभिन्न प्रतीक और चिन्ह और या फिर उनके कार्य, ये इस पे से 100% शर्त लगा लो आपका
मैचिंग आएगा, मैचिंग आएगा, एमसीक्यू नहीं आएगा, मैचिंग आएगा, लेकिन वो मैचिंग आपका एमसीक्यू में ही पूछ देगा, ठीक है। 100% ये मैचिंग इसके ऊपर से आएगा। अभी लिख लो, नोट डाउन करते जाओ नोटबुक में, क्योंकि मैंने पूरा पेपर एनालाइज करके आप लोग के लिए बिल्कुल जल्दी से जल्द रैपिड में ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप कम समय में इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाओ, ठीक है। तो यहां पर ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अगला जो आपका ये है, ये कुछ डायग्राम वाले, इनको पढ़ लेना। स्पेशली ये दो आपको बताना चाहिए कि मारियान और जर्मेनिया, इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको 2 या 3 लाइन पता होनी चाहिए कि मारियान किस देश की प्रतीक थी और जर्मेनिया किस देश की प्रतीक थी। इसका सबसे बेस्ट ट्रिक है कि देखो, जर्मेनिया नाम है ना, जर्मेनिया में क्या आ रहा है शब्द जर्मनी, तो इसका मतलब ये जर्मनी की क्या थी, राष्ट्रीय प्रतीक थी, राष्ट्रीयता की प्रतीक थी। और जो ये आपकी मारियान है वो फ्रांस की थी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में नीचे 2-3 लाइन से वो पढ़ लेना। बाकी जो लास्ट आपका इस चैप्टर का अंत जहां होता है, ये मुख्य कथन है ये कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को क्यों सर्दी या फिर जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा था, ड्यूक मेटरनिक ने कहा था, आपको पता ही होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। तो ये आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर से पूरा खत्म हो जाता है कि आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे फर्स्ट चैप्टर से खत्म हो गए हैं। गाइस, चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद का देख लो। इस चैप्टर में आपका स्टार्टिंग में जो आपका सपोर्ट में दे रखा है वो सारा दे रखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी चीज दे रखा है ना, ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन मैं ये आपको इसलिए नहीं सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये आपने एनसीईआरटी में या फिर जो आपकी जो बुक होती है आपके स्कूल से जो मिलती है उसमें आपने जरूर पढ़ रखा होगा। तो इसमें इसके लिए मैं ज्यादा आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि ये पढ़ के जाओ। बाकी आपको जितना नॉलेज है अभी, जितना पता है इनके बारे में, उतना ही रहने देना, ज्यादा अपने दिमाग में प्रेशर मत डालना, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये आपको याद करने नहीं कहूंगा, लेकिन जो आपको याद करना है, एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे को यहाँ दिख गई है, ये है 15 अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ था। उसके कुछ रोचक तथ्य है, कुछ इसके फैक्ट्स हैं, ये देख लेना। 4-5 यहाँ पर फैक्ट्स, और इस फैक्ट के अंदर आपको ज्यादातर वचन दे रखे हैं या नारे दे रखे हैं जो कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ये सब कहा था। तो ये आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी एक यहाँ पर आपका एक टॉपिक आता है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह का आरंभ का प्रयोग, जो आरंभिक प्रयोग हुआ था, मतलब उन्होंने जो स्टार्टिंग में जो भारत आने के बाद जो 3 आंदोलन करे थे, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं, स्पेशली 3 मार्क्स में आएगा ये। और इसमें से आपसे पूछ सकता है कि जब महात्मा गांधी जी जब भारत आए तो उसके बाद उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए, ठीक है। तो इसमें यही तीनों का आपको क्या कहते हैं मेंशन करना है, और इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के आ जाना है। जो इस चैप्टर से और इंपॉर्टेंट, जो कि मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको तो आप सपने में भी मत स्किप करना, वो है यहाँ पर जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। इस चैप्टर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शर्त लगा लो, 100% लिख लो बुक में, अभी ये आपका आएगा, ये टॉपिक आएगा ही आएगा। अगर आपका मीडियम पेपर बन के आएगा तो ये टॉपिक जरूर देंगे, अगर हार्ड बनकर आएगा तो ये टॉपिक आई थिंक स्किप कर दे, लेकिन इजी टॉपिक में से आपको कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक स्किप मत करना। बाकी इस चैप्टर में और तो कुछ ज्यादा खास आपको दे नहीं रखा है। बाकी जो असहयोग आंदोलन है इसके बारे में पढ़ लेना। असहयोग आंदोलन के यहाँ पर पूरा एक आपको टेबल दे रखा है, इस वीडियो में से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं अभी इसके नीचे करके दिखा दूंगा स्क्रॉल करके। तो ये आपको पूरा टेबल दे रखा है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी आप याद कर लेना जितना मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पढ़ लेना इस चैप्टर से, बाकी आपका पूरा खत्म हो जाएगा। और जो सबसे एक और इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर से आपका बन के आ सकता है, एक आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है, वो है ये देखो, नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन। इसके कुछ आपको 4-5 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को प्लीज पढ़ लेना हो सके तो। बाकी ये आपका वैसे बन के नहीं आता, इसके ऊपर से क्वेश्चन आपको ज्यादा चांस नहीं है आएंगे, लेकिन अगर आ भी गया तो प्लीज इसको पढ़ के चल जाना, 5 या 4 पॉइंट से पढ़ लेना। बाकी गाइस, हिस्ट्री का आपका चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, और इसके ऊपर से आपका कुछ वैसे बन के नहीं आता है क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको कुछ पढ़ना ही है तो ये कुछ टेबल दे रखे हैं आपके, जो कि 2-3 आपके पॉइंट्स दे रखे हैं, 2-4 पॉइंट से, इनको बस पढ़ लेना, बहुत है इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, और अगर आते भी है तो बहुत आसान आता है, जो कि आप कर लोगे। हाँ, बाकी एक आपको टॉपिक यहाँ दे रखा है, ये भूमंडलीकरण, ये पढ़ लेना, भूमंडलीकरण क्या होता है, ठीक है। ये आपका पूरा पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो ये इसके ऊपर से वो भी एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, बाकी और कुछ इसके ऊपर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का औद्योगिकरण का युग, इस चैप्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं बन के, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो इस टेबल को ही पढ़ लोगे ना, उतना सफिशिएंट है आप लोग के लिए। ये टेबल वैसे आपको पूरी दिख नहीं रही होगी ये स्क्रीन पे, लेकिन अभी थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, बाकी आपके सपोर्ट में भी होगा। बाकी स्क्रीनशॉट भी चाहो तो ले सकते हो उस पूरे टेबल की, तो इस टेबल को ही प्लीज पढ़ लेना। बाकी इस चैप्टर में और का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टेबल को पढ़ लोगे तो पूरा चैप्टर समझ जाओगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर हाँ, एक और चीज आपको बताता हूँ, ये थोड़ा ऐसे इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट्स है कि इंग्लैंड में मजदूरों का क्या जीवन था। वैसे तो इस चैप्टर ये आपको पूरा चैप्टर भी नहीं आ रहा है, इसमें से कुछ पेजेस डिलीटेड भी है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जो मैंने आपको बोला है बस उतना पढ़ लोगे ना, टेबल पढ़ लेना वो
उतना बहुत है, ठीक है। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया इस चैप्टर से भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका बड़े नंबरों में आ सकता है, वो है ये टेबल। इस टेबल को पढ़ लोगे आपका पूरा ही सफिशिएंट है इस चैप्टर से। ये टेबल से ही आपका आएगा, जो भी बनकर आएगा, ठीक है। इस टेबल को जरूर पढ़ लेना। अगर लास्ट दिन पहले से एग्जाम को देख रहे हो तो इस टेबल को आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन जिस टॉपिक को आपको इस चैप्टर से स्किप नहीं करना है वो मैं आपको दिखाता हूं अभी। देखो यहाँ पर जिस टॉपिक को आपको अभी स्किप नहीं करना है वो है ये महिला मुद्रण और सुधार। देखो महिला मुद्रण और सुधार, इस टॉपिक से जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि मुद्रण में जो मुद्रण आई थी जब भारत या फिर जो यूरोप में जब मुद्रण आई थी तो उसमें महिलाओं का क्या योगदान था, ऐसे कुछ पूछ सकता है, या महिलाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, कि ठीक है, तो महिलाओं के ऊपर पूछ सकता है क्वेश्चन। तो प्लीज इनके बारे में पढ़ लेना, बस ये पॉइंट्स पढ़ लोगे ना उतना बहुत है। भूगोल क्लास 10 का आपका चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास, इस चैप्टर से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन में या फिर कह दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ये वाला। देखो संसाधन के प्रकार, देखो संसाधन के जो प्रकार है ना वो ये होते हैं प्रकार। इन प्रकारों को अगर आपने पढ़ लेना तो ये पूरा चैप्टर इन्हीं प्रकारों के ऊपर है, ठीक है। तो वैसे तो आपको 2 दिख रहे होंगे, बाकी के ये रहे 2, ठीक है। 4 टोटल आपके टाइप्स होते हैं, ये देख लो यहाँ पर, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो इन अगर टाइप्स को पढ़ लें तो ये पूरा चैप्टर इन्हीं टाइप्स के ऊपर है। बाकी जो आपका इस चैप्टर जो एक और इंपॉर्टेंट मैं बोलूं तो वो है ये रहा, भू निम्नीकरण के कारण। इस टॉपिक को अभी नोट डाउन कर लो नोटबुक में, इस टॉपिक पे आएगा ही आएगा, 100% आएगा इस टॉपिक पे आपका क्वेश्चन। मैंने बोल दिया है आएगा ही आएगा, क्योंकि ये प्री बोर्ड में भी आया था, ये आपके सैंपल पेपर में भी था, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के पिछले साल के पेपर में भी था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन प्लीज नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन आएगा आएगा। वो भी कितने मार्क्स में आएगा भाई? 3 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है। 2 मार्क्स में नहीं पूछा जाता, 2 मार्क्स में पूछ देगा तो बहुत आसान हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसलिए 3 मार्क्स में पूछते हैं। और जो इस चैप्टर से एक और नेक्स्ट टॉपिक है वो है भूमि संरक्षण के उपाय, ठीक है। इसको पढ़ लेना, भूमि संरक्षण के उपाय, किस तरीके से हम भूमि को संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लेना इस चैप्टर से, बाकी इतना सफिशिएंट है। और जो इस चैप्टर से एक और जो मैं कहूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि लास्ट टॉपिक है वो है ये मृदा वाला। देखो मृदा के जो वर्गीकरण है ना वो इतने टाइप्स में बटे हुए हैं, आपको पूरे स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा देखो स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं आपको पीडीएफ तो दे ही दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है तो वहां से देख लेना, ठीक है। स्पेशली ये जो मृदा होते हैं ना इनके क्या क्या विशेषता ये होती है ना, ये पढ़ लेना, बस उतना बहुत है, क्योंकि इस पे एमसीक्यूज भी आता है और आपके 2 मार्क में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतना पढ़ लो, उतना बहुत है। और अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो इस वीडियो को तो आप ये भी पढ़ सकते हो, ये पढ़ सकते हो आप प्रमुख शब्द, ठीक है। अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो तो ये पढ़ लो, तो उतना भी बहुत है इस चैप्टर से, क्योंकि इसमें आपको सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट आपको शब्द दे रखे हैं जिसके ऊपर से आपके क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, ठीक है। 15 कुछ आपके पॉइंट्स हैं, ये पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 2 वन और वन्य जीव संसाधन, इस चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर से क्वेश्चन बनकर आएगा वो है आपका ये प्रोजेक्ट टाइगर। देखो टाइगर जो प्रोजेक्ट हुआ था वो आपको पता ही होगा 1973 में हुआ था, इस टॉपिक से बनकर आएगा, वो भी एमसीक्यू बनकर आएगा, ये भी मैं कह सकता हूँ एमसीक्यू बनकर आएगा, और वरना 2 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर से ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है ये देखो वनों का वर्गीकरण। ये वनों का वर्गीकरण, ये चैप्टर, ये टॉपिक प्लीज पढ़ लेना, इस टॉपिक से आपका 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है, 2 नंबर में आ सकता है। ये मैं गारंटेड नहीं कह सकता हूँ कि आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आएगा तो 2 नंबर में आएगा, उससे ज्यादा में नहीं आएगा, इतना आप रख लेना ध्यान में, ठीक है। तो इस चैप्टर ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं थे, यही 1-2 टॉपिक थे, इसलिए आपको यही मैंने बताया है। जन संसाधन, इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक है ना वो यही है, ये मुख्य बिंदु और उनके परिभाषा, ये पढ़ लोगे ना इस चैप्टर में तो आपका पूरा बहुत है। ये पूरा चैप्टर आपका इन्हीं पॉइंट्स पे डिपेंड है, यही पॉइंट्स अगर आपने पढ़ लिया तो इसका मतलब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है। तो आपके सारे पॉइंट्स पढ़ लेना, ये 10-12 कुछ पॉइंट्स हैं आपको दे रखे हैं, ये पढ़ लेना। और एक और चीज इसमें से बताऊंगा जो आपका मैप वर्क से रिलेटेड है वो है ये देखो, मैप वर्क से रिलेटेड है वो ये वाला मैप है, इसमें आपको प्लीज एक बार प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मैप अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, मैंने पिछली वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहां से देख लेना। और पिछली वीडियो 2 मैंने वीडियोस बना रखी है एसटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर, तो वो प्लीज जरूर देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो, ठीक है। तो ये मैप वर्क से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये भूगोल से ये मैप वर्क आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। कृषि, इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक वो यही है, कृषि के प्रकार आपको पता होने चाहिए कि कितने प्रकार के कृषि होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि, ये तीनों कृषि होते हैं, ये पता होने चाहिए। और दूसरे जो आपके टॉपिक्स है वो है ये रे खरीफ, रबी और जायद की जो फसलें होती है ना, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 लाइन का तो कम से कम इन सब के बारे में पता ही होना चाहिए, ठीक है। और जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इसके ऊपर से आपका क्वेश्चन इस बार आएगा ही आएगा, शर्त लगा लो, वो है यहाँ पर कुछ प्रमुख फसलें और उनके जलवायु परिस्थितियां, जिसमें से जो आपके 2 क्वेश्चन जो मैं 2 आपको बताता हूँ ये रे,
देखो ये गेहूं और चावल के पढ़ लेना बहुत है, ये आपके 2 नंबर में आएगा या फिर 3 नंबर में आएगा, और ये हर साल आता है गाइस। 100% सच बोल रहा हूं मैं, देखो 100% सच बोल रहा हूं, क्योंकि आपके प्री बोर्ड में भी आया था, ये आपके सैंपल पेपर में भी है और ये आपके प्रैक्टिस पेपर में भी है, तो हर जगह पर है ये क्वेश्चन। तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन ये सलाह दे रहा हूँ कि करने का, कि आपके ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, और वो भी चावल और गेहूं के ही आएगा, और ये ऑप्शन में आएगा। तो ये भी ध्यान में रखना, अगर आएगा तो ऑप्शन में ही आएगा, कि दोनों में से किसी एक का आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों का याद कर सकते हो या फिर किसी एक का भी याद कर लेना, बहुत है, आएगा लेकिन यही दोनों पे। ठीक है, बाकी इस चैप्टर से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे नहीं है, या फिर इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक नहीं है जो आपको बताने लायक हो। तो एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, और जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले ही देख रहे हो ना, तो अगर आपने इन चीजों की ही कम से कम प्रैक्टिस कर ली ना, तो भी आप लोग के लिए बहुत इतना सफिशियंट है। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि ये मैं इतने ही कम चीजें क्यों बता रहा हूँ, या फिर इतना ही क्यों बता रहा हूँ, ये थोड़ा ना आएगा, इससे भी अलावा, इसके भी अलावा आ सकता है। लेकिन देखो वो आ सकता है, लेकिन जितने मैंने आपको चीजें बताई है ना, वो आएगा ही आएगा, वो 100% आएगा। जितना मैंने बताया वो 100% आएगा, लेकिन जितना नहीं बताया वो आ सकता है। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी यहां पर मैंने नहीं बताई है, तो इतना आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका एग्जाम अब नजदीक है, 1-2 दिन में आपका एग्जाम है, तो इसलिए जो आएगा ना वो ही बस पढ़ लो, उतना बहुत है। तो देख लो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर के अंदर से जो इंपॉर्टेंट है वो है यही खनिज। तो खनिज कितने टाइप्स में होते हैं आपके? 3 टाइप में होते हैं। ठीक है, इन सबको पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। और जो इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ना, वो ज्यादा कुछ आपके है नहीं। ठीक है, ज्यादा कुछ आपके है नहीं। जो आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि है, मैं लास्ट बताता हूँ, जो लास्ट में आपको दे रखा है, कुछ रोचक तथ्य दे रखे हैं, तो इनको प्लीज पढ़ लेना। ये कुछ रोचक तथ्य है, इनको पढ़ लेना, बहुत है। ठीक है, इस चैप्टर से और कुछ नहीं आता, ज्यादातर यही दोनों में से आपके पूछे जाएंगे, अगर आएंगे भी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दोनों प्लीज पढ़ लेना। विनिर्माण उद्योग इस चैप्टर से भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये रहा कि उद्योग का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ निम्न आधार है जिस पे उद्योग का वर्गीकरण किया जाता है, इन आधारों को प्लीज पढ़ लेना। और जो इंपॉर्टेंट है, जो कि एमसीक्यू में भी आ सकता है और आपके 2 या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है, वो है ये रहा, लोहा और इस्पात उद्योग। ये प्लीज पढ़ लेना। मैंने पिछले चैप्टर में आपको इसलिए नहीं खनिज कर दिया, क्योंकि इस चैप्टर में जो खनिज के बारे में दे रखा है ना, यही आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, इसलिए मैंने इस चैप्टर का आपको खनिज दिया कि लोहा और इसका इस्पात का जो उद्योग होता है ना, वो किस तरीके से होता है, ये सब के आपको कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स तो पता होने चाहिए। तो इन चारों पॉइंट्स का पढ़ लेना, बहुत है। ठीक है, इस चैप्टर से इतना बहुत है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ये एक मैप करना है, ये आपका मैप वर्क है। ठीक है, ये मैप कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप है, या 100% शर्त लगा लो ये मैप आएगा। ठीक है, इस चैप्टर से कुछ नहीं है, बस ये मैप पढ़ लेना, बहुत है। ये आपके भूगोल में जो 3 मार्क्स है, जो आपका मैप आ रहा है ना भूगोल से, उसमें से आपका 2 मार्क्स में यही आपका मैप आएगा। और इस मैप में क्या दे रखा है आपको? कुछ मुख्य हवाई पतन दे रखे हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि वो आपके हर साल आता है, रिपीट होता है, हर साल सेम ही आता है, और इस बार भी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से इतना ही था। तो गाइस ये आपके राजनीतिक विज्ञान से आपका चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो आपको पता ही होगा कि बेल्जियम की कहानी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये बेल्जियम में कुछ आपको 6-7 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसमें से 4 या 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लीज खुद से ही पढ़ लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसका डायग्राम प्लीज एक बार देख के चल जाना एग्जाम से एक दिन पहले। ये डायग्राम आपको बनाने को तो नहीं देगा, लेकिन अगर आपको ऐसा एग्जाम में आ गया तो पहचानने के लिए ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम देख लेना। और जो इस चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि ये वाला, कि टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कुछ कदम, जो कि ब्रुसेल्स में जो टकरावों को रोकने के लिए उठाए गए जो कुछ कदम थे ना, वो पढ़ लेना। और जो आपका एक और टॉपिक है वो है ये श्रीलंका वाला। श्रीलंका वाले भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यही पढ़ लेना। ये भी आपको 4-5 दे रखे हैं, आप 2 या 3 कोई से इंपॉर्टेंट प्लीज पढ़ के चल जाना, कि एमसीक्यू में और 2 नंबर में आते ही आते हैं। और जो आपका इसी चैप्टर से लास्ट एक टॉपिक है वो है 1956 में कानून द्वारा उठाए गए कुछ कदम। जो श्रीलंका में जो कानून द्वारा कुछ कदम उठाए गए थे, इंपॉर्टेंट जो कदम उठाए थे, वो आपको दे रखा है। ठीक है, बाकी और कुछ इस चैप्टर से नहीं है। लेकिन अगर एक और चीज अगर आपको बताना चाहूं तो वो ये है, लास्ट में जो 2 डेफिनेशन दे रखी है, गृह युद्ध किसे कहते हैं और बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं। ठीक है, और ये जो गृह युद्ध है ना, ये तो आपका डायरेक्ट 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, 2 मार्क्स में आ सकता है, इसीलिए आप इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कर लेना। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 संघवाद। इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट आपको जो एक टॉपिक में बताऊंगा वो है यहाँ पर देखो, ये संघवाद के जो प्रकार है ना, इनको प्लीज पढ़ लेना, कि संघवाद के कितने प्रकार के होते। तो इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है वो है ये रहा, कि ये संघ सूची क्या होता है, राज्य सूची क्या होता है, और संवर्ती सूची क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ये समझ लो 1000% है कि ये आएगा ही आएगा। ये आपके एमसीक्यू में तो आएगा, ये तो शर्त लगा लो, एमसीक्यू में तो आएगा ही आएगा, और हो सके तो ये 2 या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में दे सकता है। ठीक है, कितने, 2 या फिर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में दे सकता है। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, जिसके ऊपर से क्वेश्चन बन के आ सकता है। बाकी तो मेरे को और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से दिखा नहीं, लेकिन जो मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ ना,
वो देखो यहाँ पर है कि क्षैतिज वितरण। देखो क्षैतिज वितरण प्लीज पढ़ लेना, क्या होता है, विधान पालिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, या फिर न्यायपालिका क्या होता है, ये पढ़ लेना, यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। जाति धर्म और लैंगिक मसले, इसमें से जो इंपॉर्टेंट आपको मैं टॉपिक बताऊं तो वो आपका एक तो ये है सांप्रदायिकता क्या होता है, ठीक है। इसके जो 2 पॉइंट्स है इनको प्लीज पढ़ लेना, ये आ सकता है, वैसे तो आया नहीं है, वैसे बहुत कम ही चांसेस है कि इस चैप्टर से आएगा, लेकिन आ सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस है इस साल की आएगा ही आएगा, थोड़ा सा अलग अगर सीबीएसई बनाएगा तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा। बाकी और कुछ इस चैप्टर में ज्यादा चीजें नहीं है, तो इसलिए आपको इस चैप्टर ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जिस चैप्टर से हर साल आपका आता ही आता है वो है ये चैप्टर, और इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ये स्मरणीय तथ्य है, जो कि आपके कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, या आपको कुछ 10-12 फैक्ट्स दे रखे हैं, प्लीज इनको प्लीज पढ़ के चल जाना। अगर आप एक दिन पहले भी देख रहे हो तो आपको ज्यादा चीजें इस चैप्टर से एडवाइस नहीं दूंगा, लेकिन जितना भी आपको बता रहा हूँ कि ये फैक्ट्स हैं तो इन फैक्ट्स को प्लीज पढ़ के चल जाना। और बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, अर्थ आपको पता होना चाहिए कि अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं राजनीतिक दल, क्योंकि कभी कभार ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ देता है कि राजनीतिक दल होते क्या है, ठीक है, तो यह पूछ सकता है। बाकी आपको इतना ही पढ़ना है। और जो इस चैप्टर से मैं अगर आपको और इंपॉर्टेंट अगर चीज बताऊं जो कि आप चाहते हो कि अच्छे नंबर मेरे आए तो इंपॉर्टेंट बता दो भैया, तो एक तो ये भी पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दलों के जो सक्षम चुनौतियां आती है इसके ऊपर भी आ जाता है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे मैंने देखा है सैंपल पेपर में, आपको 1-2 क्वेश्चन मैंने देखा है, इस पे आ जाता है। इस चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वो है यहाँ से आएगा, लोकतंत्र के राजनीतिक परिणाम क्या होते हैं, जैसे जिम्मेदार सरकार होता है या वैध सरकार होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। और जो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ये कि लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार क्यों है, ये पूछ देता है। ये आपके प्री बोर्ड में आया था, याद होगा तो प्री बोर्ड में आया था ये, और ये इस बार भी 100% चांसेस है कि ये आएगा ही आएगा। और कितने में आएगा वो बताता हूँ, ये आपका 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। 2 मार्क्स ज्यादा में आई थिंक तो नहीं आना चाहिए, कि ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। बाकी इस चैप्टर से इतना ही था। विकास, तो देखो यहाँ पर इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ना वो बताता हूँ, ये देखो नीचे ये पार्ट के कुछ मुख्य बिंदु, ये आपको पढ़ लेना है, जिसमें से भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। वो है एक तो ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये पढ़ लेना, ये फर्स्ट पॉइंट प्लीज पढ़ लेना। दूसरा सेकंड पॉइंट प्लीज पढ़ लेना कि आर्थिक विकास क्या होता है, ये पढ़ लेना। और तीसरा जो है वो यहाँ पर आपका जो 8th पॉइंट है, जो आपका 8th पॉइंट है, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, ये पढ़ लेना। और जो 9th पॉइंट है साक्षरता दर, और जो 10वां पॉइंट है निर्बल उपस्थित अनुपात, ये प्लीज पढ़ लेना। ये आपका 5 या 6 पॉइंट मैंने आपको सजेस्ट कर दिया, ये प्लीज पढ़ लेना। और यहाँ पर एक और मैं बताता हूँ, ये 11th वाला पॉइंट है ना, ये पढ़ लेना, क्योंकि ये इसके ऊपर से आपका केस बेस्ड में पूछा जा सकता है। अगर इस चैप्टर से केस बेस्ड आएगा तो इसके ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर आपका टॉपिक एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को या फिर इस फॉर्मूले को प्लीज पढ़ लेना। इस चैप्टर में से इतना ही था, बाकी इस चैप्टर में और ज्यादा खास नहीं है। इस चैप्टर में तो जो आपको नाम दे रखा है ना चैप्टर का, वही आपको पढ़ना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं। देखो 3 क्षेत्रक होते हैं, आपको पता होना चाहिए, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो आपको पता ही होगा। बाकी जो इस चैप्टर से और इंपॉर्टेंट है वो है ये, ठीक है, ये एक लाइन दे रखा है, इस लाइन को प्लीज पढ़ लेना। ये लाइन इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकता है, एमसीक्यू में आता है, और इस बार भी आने के चांसेस है कि एमसीक्यू में आपको पूछ जाए, ठीक है। और बाकी जो आपको एक और चीज आपको पढ़ना है वो है ये वाला कि सार्वजनिक और निजी जो आपका क्षेत्रक होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, क्या इनके बीच में डिफरेंस पूछ देगा, और नहीं तो संगठित और असंगठित के बीच में डिफरेंस पूछ देगा। और ये जो टॉपिक मैंने बताया ना, दोनों टॉपिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1000% शर्त लगा लो आएगा ही आएगा, ये 100 और नहीं 1000% है, ये आएगा ही आएगा, और वो ऑप्शन में आएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि ऑप्शन में आएगा और आएगा भी तो, वरना इसके अलावा आई थिंक नहीं ऐसे डायरेक्ट पूछ देगा, तो ये लेकिन आएगा ही आएगा, ये इतना पढ़ के चल जाना। आपका चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस बार आएगा ही आएगा, ये शर्त लगा लो, वो है ये रहा, रिजर्व बैंक के कार्य। ये हर साल रिपीट होता है गाइस, और मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये इस बार भी आएगा, ये प्लीज नोट डाउन कर लो अपनी बुक में। 1000 नहीं, ये आपका 1,00,000% है कि आएगा ही आएगा, ये वाला आएगा। और बाकी यहाँ पर एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ कि जो आपके नॉर्मल जो बैंक्स होते हैं ना, उनके क्या कार्य होते हैं, ये दोनों कार्य प्लीज पढ़ लेना, ऑप्शन में आ सकता है। बाकी जो इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है वो है ये लास्ट के 2 टॉपिक्स। एक तो साख के जो शर्तें होती हैं, ये प्लीज पढ़ लेना कि जो हम साख लेते हैं, जो हम क्रेडिट लेते हैं, उसे क्या क्या शर्तें होती है। और जो दूसरा यहाँ पर आपको दे रखा है 10th पॉइंट की स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं, प्लीज ये पढ़ लेना इसके ऊपर से, क्योंकि क्वेश्चन पिछले साल भी आया था और इस साल भी आएगा आएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस प्लीज इन सबको प्लीज पढ़ लेना। इस चैप्टर से जो चैप्टर का नाम है ना वही आपका आएगा, जैसे वैश्वीकरण क्या होता है, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैसे तो आपको सारे इसके मुख्य पॉइंट पढ़ लेने, लेकिन जो मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मुख्य पॉइंट बताऊं, एक तो वैश्वीकरण वाला पढ़ लेना, दूसरा बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होते हैं, एमएनसी क्या होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होते हैं, ये पढ़ लेना। और जो विश्व व्यापार संगठन होता है ये क्या होता है, ये प्लीज 3 पॉइंट तो कम से
से कम ये पढ़ के जाना। और ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले भी देख रहे हो तो आप आसानी से इन सबको कवर अप कर पाओ, ठीक है। और मैं इतने वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं चाहता हूँ आपको लोग के लिए बनाऊं, और आप लोग भी ज्यादा अपना समय मत मेरे पे बर्बाद करें, ठीक है। यहाँ पर ये वीडियो पूरी समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, अगर आपकी वीडियो थोड़ी सी हेल्प कर दी हो आपकी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताई है, ये मैं मजाक मजाक में नहीं कह रहा हूँ, ये 100% आपके एग्जाम में आएगा इस साल के, देखना। अगर नहीं विश्वास हो रहा तो जब एग्जाम जिस दिन आपका हो, घर आके इसी वीडियो को ओपन करके अपना क्वेश्चन पेपर को प्लीज चेक करना कि जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे क्या वैसे क्वेश्चन आए या नहीं आए। अगर आए होंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना कि जी भैया आपने जितने बताए थे उतने क्वेश्चन आए। नहीं आए तो आप डिसलाइक करके चल जाना वीडियो, मैं आपको सामने से कह रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज गाइस ये कर लेना, वीडियो जितने भी आपको टॉपिक्स और चैप्टर्स बताए कर लेना। और बाकी मेरा वीडियो बनाने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आपको चीटिंग करवा रहा हूँ या फिर आपको मैं नकल करवा रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो पहले ही सुन लेना, ये मेरा कुछ ऐसा वो उद्देश्य है नहीं, ठीक है। बाकी मैंने आपको सिर्फ ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन या फिर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जो कि इस साल आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। बाकी अपने किसी फ्रेंड को शेयर कर देना, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मैं ये अच्छे नंबर लाऊंगा, उसके लिए भी थोड़ी सी हेल्प कर देना। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलता है वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।